जैन धर्म सीखेंगे, प्रश्न का उत्तर लॉजिकली सोचेंगे, मोक्ष का रास्ता खुद बनाएंगे। जैन धर्म में जीना सिखाती है हमारी पाठशाला, प्रामाणिक पाठशाला, हमारी पाठशाला, प्रामाणिक पाठशाला। Let's go to पाठशाला, let's go to पाठशाला। हम रोज पाठशाला जाएंगे, संस्कारों से जीवन महकाएंगे, गुरुवर का आशीष पाएंगे, जैन ध्वजा को जग में लहराएंगे। हमारी पाठशाला, प्रामाणिक पाठशाला, हमारी पाठशाला, प्रामाणिक पाठशाला। Let's go to पाठशाला, let's go to पाठशाला, let's go to पाठशाला, let's go to पाठशाला। जय जिनेन्द्र सभी को। प्रामाणिक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आपको जैसा कि पता है आज हमारा स्पेशल लाइव शो है, राइट? आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आते होंगे ना। जैसे हम छोटे थे तो हमारे मन में भी बहुत सवाल आते थे कि विज्ञान को लेकर क्या होता होगा, कैसे होता होगा, वैज्ञानिक को कैसे पता चलता होगा। आज हम सभी उन्हीं सभी सवालों का लॉजिकल आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है जैन ज्ञान और विज्ञान साथ साथ में चलते हैं। हमारी जिनवानी की बातें विज्ञान से बहुत मिलती जुलती है। ऐसा ही कुछ जानने के लिए आज हम यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट है। आप सभी ने देखा भी होगा कौन स्पेशल गेस्ट है। कौन गेस करेगा? चैट में बताइए सभी। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट कौन है? आवाज आ रही है ना सभी को? यस, कपिल भैया, साइंटिस्ट कपिल जैन भैया, रीजनल साइंस सेंटर भुवनेश्वर से। क्या आपने सब कभी साइंस म्यूजियम को विजिट किया है? हाँ, तो आज हमें भैया साइंस म्यूजियम को भी विजिट कराएंगे। तो बच्चों, आज हमारे एक गेस्ट हैं, उनका मेन रोल यही है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस सेंटर एंड कंट्री एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। नेहरू साइंस सेंटर मुंबई का नाम तो आपने सुना ही होगा, सभी ने सुना होगा। तो भैया का वहाँ भी योगदान है, वहाँ पर योगदान देकर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। उनको, कपिल जैन भैया को भारत सरकार द्वारा काफी अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। नेशनल साइंस सेंटर ऑफ थाईलैंड द्वारा भी उनको सम्मानित किया गया है। तो आइए प्रामाणिक पाठशाला की टीम की ओर से हम सभी कपिल भैया और उनकी टीम का ऑनलाइन मंच पर वेलकम करते हैं। कपिल भैया, कपिल भैया आप हैं? कपिल भैया आप हमें सुन पा रहे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया प्रामाणिक मंच पर, प्रामाणिक ऑनलाइन मंच पर।
जय जिनेन्द्र रुचि जी, जी भैया। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। रुचि जी, एक एक बात है कि आप रीजनल साइंस सेंटर जो चैनल है उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लीजिए। एक ऑडियो सेकंड और ये वीडियो फॉर्मेट बिल्कुल भैया, मैंने को होस्ट बनाया, आप चेक कीजिए। जी भैया, हम सभी आपको देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं मुझे? हाँ जी। जी, मेरा आवाज क्लियर है? हाँ भैया, क्लियर। जी, तो जय जिनेन्द्र सभी हमारे व्यूअर्स को, सभी प्रामाणिक पाठशाला से जुड़े हुए सभी व्यूअर्स को हमारा बहुत बहुत जय जिनेन्द्र सभी को, और बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं सभी का कि आज प्रामाणिक पाठशाला के माध्यम से हम विज्ञान को और जैनिज्म को दोनों को मिलकर एक साथ समझेंगे भी, और कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी देखेंगे जिसको लेकर शायद हमको साइंस में और ज़्यादा रुचि भी पैदा होगी, और हम आगे साइंस को एज ए करियर के रूप में कैसे लेकर जा सकते हैं। तो मेरा सबसे पहले सभी प्रामाणिक पाठ ऑर्गेनाइजर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से मैं पूजा जी का धन्यवाद देता हूँ, रुचि जी का धन्यवाद देता हूँ, और सारे प्रामाणिक पाठशाला की टीम का मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का जो सेशन है वो साइंटिफिक साइड ऑफ जैनिज्म, और मेरे साथ रीजनल साइंस सेंटर के मेरे सहयोगी श्री हिमांशु शेखर सतपति जी, श्री शिवाशीष मिश्रा एंड श्री प्रभुदत्त स्वयं, वो भी मेरे साथ रहेंगे। और बीच में हम लोग बहुत अच्छे और बहुत सुंदर साइंस के एक्सपेरिमेंट्स भी देखेंगे। तो रुचि जी, अगर आप इजाज़त दें तो हम लोग सेशन शुरू कर सकते हैं। जी भैया, बिल्कुल। सभी बच्चे बहुत जी एक्साइटेड हैं। जी, और मैं बच्चों से भी ये अनुरोध करूंगा कि आपके जो भी प्रश्न हो, जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं सेशन के दौरान, आप चैट बॉक्स के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ प्रश्नों के शामिल कर सकें इसमें, और जो प्रश्न हम नहीं भी शामिल कर पाएंगे तो वो भी हम बाद में आपको प्रामाणिक पाठशाला के माध्यम से आपको वो आंसर पहुंचा देंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं, और एक बार स्क्रीन अगर आपको दिखे तो जी मुझे थोड़ा कंफर्म कर। मेरा स्लाइड आपको दिखाई दे रहा है? जी भैया। क्या आप स्लाइड देख पा रहे हैं रुचि जी? हाँ भैया, देख पा रहे हैं। जी, तो जैसा कि बताया गया कि मेरा नाम कपिल जैन है, और मैं एक साइंस सेंटर में क्यूरेटर और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर हूं, और अभी हम रीजनल साइंस सेंटर भुवनेश्वर उड़ीसा से बात कर रहे हैं, आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। और आपको ये बताना चाहेंगे कि साइंस और जैनिज्म, जब ये दो बातें हम करते हैं तो इसमें एक तो है कि साइंस क्या है। सबसे पहले हम ये समझें कि साइंस किसे बोला जाता है। तो जैसा कि बच्चे जानते हैं कि साइंस उनके विषय के रूप में उन्हें पढ़ाया जाता है, उनके स्कूल के करिकुलम में उनको बताया जाता है, और साइंस को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं जो हम शायद कई बार समझ पाते हैं, कई बार नहीं भी समझ पाते हैं। जो बातें हम समझ लेते हैं उनको लेकर हम लोग आगे उसमें क्यूरियोसिटी जब जाती है, और जो बातें हम नहीं समझ पाते हैं उनको लेकर हम कहीं ना कहीं दुविधा में रहते हैं। कहीं ना कहीं उनके प्रश्नों के आंसर जानने के लिए हम अलग अलग माध्यम के थ्रू, चाहे हम इंटरनेट के माध्यम से, चाहे हम किताबों के माध्यम से, चाहे हमारे शिक्षकों, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स के माध्यम से हम उनका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि जैसे साइंस की अगर हम बात करें, विज्ञान जैसे हिंदी में कहा जाता है, एक और बात कि हिंदी और इंग्लिश में मैं मिक्स करके बात करूंगा। अगर कहीं भी डाउट आएगा तो रुचि जी आप मुझे रिमाइंड करें बीच में, हम उसको शामिल कर लेंगे। तो बात करते हैं कि साइंस क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको साइंस की इस तरीके से परिभाषा देता हूं, इस तरह की डेफिनेशन देता हूं कि साइंस जो है, SCIENCE,
इसमें अगर मैं एस को देखूं तो एस का मतलब हो सकता है सॉल्यूशन। साइंस मेरे लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, एक हल देता है। कोई भी प्रॉब्लम है उसका मुझे सॉल्यूशन मिलता है, एस फॉर सॉल्यूशन। एंड सी फॉर क्रिएटिविटी। जब भी हम साइंस की बात करेंगे, हम विज्ञान की बात करेंगे, तो क्रिएटिविटी उसमें जरूर होगी। आई को देखें तो इनोवेशन, उसमें नवीनीकरण, नवाचार। ई फॉर एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मतलब उसको हमें खोजना। तो साइंस में आप जानते हैं कि हम ज्यादा करके खोज करते हैं, चीजों को ज्यादा करके और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। एन फॉर नेचर। नेचर जैसे प्रकृति। जो भी हमारा ज्ञान है, जो भी साइंस है, वो नेचर से ड्रॉन है। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज हम जानते हैं, वो विज्ञान हमें नेचर के द्वारा डिडक्ट किया जाता है। सी फॉर क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी साइंस के, जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स करें या साइंस को लेकर अगर हम कोई अच्छे नए टॉपिक पर अगर चर्चा करते हैं तो हमें क्यूरियोसिटी होती है। या जब भी हम स्पेस की बात करें या कोई ऐसे सब्जेक्ट की बात करें जिसमें हमारी रुचि है, तो हमारी क्यूरियोसिटी उसके साथ में आ जाती है। और ई फॉर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ शोध करें, कुछ ना कुछ उसको एक्सप्लोर करने की या एक्सपेरिमेंट करने की हम लोग कोशिश करें। तो परीक्षण जब करते हैं तो उसमें भी हमारी साइंस आती है। तो साइंस एक तरीके से एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज है, एक प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज को एक अलग स्पेक्ट्रम में देखते हैं, कि जो हमें कंप्लीटनेस प्रोवाइड करती है, कि जहां पर हमें आगे आने का, आगे बढ़ने का भी मौका मिलता है और साथ में हमको नई नई चीजें सीखने का भी मौका मिलता है। तो मेरे साथ अगर आप एग्री करते हैं या आपके कुछ और विचार हो साइंस को लेकर तो आप जरूर बताएं। और मैं इस विषय को लेकर आपको आगे भी जानकारी दूंगा कि हम साइंस की क्यों बातें आज कर रहे हैं, और हमारा जो जैन धर्म है उसमें साइंस कितना इफेक्टिवली यूज किया जाता है। अब बात करते हैं जैनिज्म की। तो जैनिज्म, जैसे कि इसको भी मैंने थोड़ा ड्राइव किया है कि जैनिज्म में भी जो वर्ड्स हैं इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो हमारा जे जो है ये जिनवानी को बताता है। तो जिनवानी मतलब जो भी जिनेंद्र भगवान की वाणी है उसको हम लोग जे फॉर जिनवानी के रूप में देखें। ए फॉर अहिंसा। जैसे जैन धर्म में अहिंसा को लेकर हम लोग बात करते हैं, जीवों की हम अहिंसा को लेकर बात करते हैं, अहिंसा का भाव रखते हैं। आई फॉर इंद्रिय। जैसे एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक के हमारे जो जीव होते हैं, तो हम इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं और इंद्रियों को लेकर हम बात करते हैं जैन धर्म में। एन फॉर नवकार। जो हम नमोकार मंत्र की बात करें या जब हम लोग अपनी जो प्रार्थना करते हैं तो नवकार के रूप में उसको देखें। इंसानियत, आई से इंसानियत। तो इंसानियत जैसे ह्यूमैनिटी है, तो जैन धर्म हमारा सभी के ऊपर एक सद्भावना रखता है और ह्यूमैनिटी की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। ऐसे हम स्वाध्याय की बात करते हैं, सामायिक की बात करते हैं। तो हमारा स्वाध्याय। और एम फॉर मोक्ष। तो इसमें हम निर्वाण की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं। तो ये जैनिज्म को अगर आप इस रूप में अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि जैनिज्म हमारा जो, जिसमें हमारा पूरा जैनिज्म बेस्ड है, उनमें ये सारी चीजें उसमें निहित हैं, उसमें ये सारी चीजें आती हैं। तो अगर साइंस की एक तरफ हम बात कर रहे हैं जहां हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम लोग नई नई चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जब हम जैनिज्म की बात करते हैं तो उसमें हम इन सारी चीजों को लेकर चलते हैं, जिसमें हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, नवकार की बात कर रहे हैं, मोक्ष की बात कर रहे हैं और जिनवानी की बात कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि हम साइंस और जैनिज्म को कैसे मिलाकर एक साथ समायोजित करके कैसे देख सकते हैं, साइंस और जैनिज्म कैसे एक साथ रूप में देखा जा सकता है। तो हम आगे चलते हैं और हम इस सब्जेक्ट को थोड़ा इस रूप में देखें कि चूंकि हम साइंस सेंटर में बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम लोग हैं, और साइंस सेंटर्स या साइंस म्यूजियम्स की जब हम बात करें तो सबसे पहले हम ये समझें कि ये म्यूजियम्स आखिर क्यों होते हैं और हमें कैसे पता चलता है कि ये म्यूजियम्स क्या रोल प्ले करते हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, और हम अपने दर्शकों से भी बोलेंगे, बच्चे अगर आपने जरूर कहीं ना कहीं साइंस या किसी भी म्यूजियम्स को आपने विजिट जरूर किया होगा। आपने जो भी म्यूजियम विजिट किया है, आप चैट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं कि आपने कभी म्यूजियम जब विजिट किया था, आपको आपको कैसा लगा, आपका अनुभव कैसा रहा, आप बताएं। तब तक मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर म्यूजियम्स क्या होते हैं। म्यूजियम्स को हिंदी में बोलते हैं संग्रहालय। संग्रहालय मतलब इसमें संग्रह है, संग्रह मतलब कलेक्शन, और आलय मतलब उसका घर। ये कलेक्शन का एक घर है जहां पर हम अलग अलग तरीके के कलेक्शंस को रखते हैं। तो जब हम रखेंगे तो हमें किसी ना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, ऐसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत होगी जो इन कलेक्शन को ठीक से रख सके और उनकी केयर कर सके। तो ये म्यूजियम इज एन इंस्टीट्यूशन दैट केयर्स फॉर a collection of artifacts and other objects of scientific, artistic, cultural, or historical importance, and makes them available for public viewing through exhibits that may be permanent or temporary. तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसका संरक्षण करते हैं और उसको हम लोग पब्लिक डिस्प्ले के लिए अलाउ करते हैं ताकि लोग उसके बारे में जानकारी रख सकें, तो ऐसे हम लोग ऑब्जेक्ट्स जिनकी हिस्टोरिकल वैल्यू है, जिनकी कल्चरल वैल्यू है, जिनकी आर्टिस्टिक वैल्यू है, ऐसे रेयर ऑब्जेक्ट्स को, ऐसे पुरातत्व वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रखने का जो स्थान है उसको हम लोग म्यूजियम्स में बोलते हैं। अब बात आती है कि आखिर म्यूजियम्स की फिर हमें जरूरत ही क्या पड़ती है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस टू हैव द म्यूजियम्स। तो इम्पोर्टेंस जब बात करेंगे तो हमें ये देखना होगा कि हमारा हेरिटेज क्या है, हमारा जो हमारी धरोहर है वो क्या है। तो हमारी धरोहरें अगर आप देखें तो हमारी धरोहर हमारी इमारतों में है। आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे जैन मंदिर हों या बहुत ही ऐतिहासिक इमारतें हों, जब भी हम उन्हें देखते हैं तो उसके बैकग्राउंड में हमें ये जानने की इच्छा जाहिर होती है कि हम लोग आखिर उन इमारतों के पीछे क्या कहानी है, उसकी क्या स्टोरी रही है, या वो इमारतें क्या कहना चाहती हैं, किस समय वो बनाई गई होंगी या किन लोगों ने उसको बनाया होगा। तो बहुत सारी ये जानकारी सी स्टोरीज हैं जो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी लाती हैं। तो अब आप समझेंगे जो वर्ड्स मैंने आपको पहले बताए थे, साइंस जो क्यूरियोसिटी ड्रिवन है, तो अब कहीं ना कहीं ये म्यूजियम्स हमें उस तरफ लेकर जा रहा है। तो इसमें बिल्डिंग की बात है, हमारी धरोहर हमारी बिल्डिंग के रूप में हो सकती है। लिटरेचर, हमारी जो किताबें हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, जो हमारे जो लिटरेचर्स हैं जिनमें बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ है, तो ऐसी धरोहरें जो रिटन फॉर्म में हैं उनको हम लोग रखते हैं म्यूजियम्स के अंदर। तीसरी बात है इंस्क्रिप्शन। अगर इंस्क्रिप्शन की मैं अगर बात करूं तो शिलालेख। तो ऐसे कुछ लेख हों जिनको हमें प्रिजर्व करना है, जिनके बारे में हमें आगे आने वाली पीढ़ी को बताना है, आगे आने वाली जनरेशन को बताना है, और उन शिलालेखों में ऐसी क्या जानकारियां लिखी गई हैं उन जानकारियों को पब्लिक के लिए दिखाना है। बाकी की बातें जैसे रिसर्च हो गया, हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है, या जो भी शोध हम लोग करते हैं, तो ऐसी शोध जब किसी लेबोरेटरी में होती है तो पब्लिक को कैसे पता चले कि वो शोध आखिर उनके लिए कैसे यूजफुल है। तो ऐसी अभूतपूर्व शोधों को हम लोग म्यूजियम्स में रखते हैं। बाकी बात है स्कल्पचर्स की। तो स्कल्पचर्स या फिर उस तरह की जो मूर्तियां हैं, जो आइडल्स हैं, उन चीजों को हम किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, इन धरोहरों को। ये सारी जो बातें मैंने अभी आपको बताई, ये सारी हमारी धरोहर है। तो आप जानते हैं कि जब घर में कोई मूल्यवान चीज होती है तो उसको हम सेफ कस्टडी में रखते हैं, ऐसी जगह रखते हैं जहां पर कोई उसको गलत तरीके से उपयोग ना कर सके, किसी तरह का उसको नुकसान ना हो। तो इसी प्रकार म्यूजियम्स भी इन सारी धरोहरों को केयर करता है, प्रिजर्व करता है और उसको पब्लिक के लिए डिस्प्ले करता है। तो इसलिए हमें म्यूजियम्स की जरूरत है। इसके बाद कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद हमें समझ में नहीं आती हैं जब भी हम म्यूजियम्स या इस तरह की बातें करते हैं। और मुझे ये भी कई बार व्यूअर्स के द्वारा पता चलता है, जो हमारे विजिटर्स हैं उनके द्वारा भी पता चलता है कि म्यूजियम बहुत बोरिंग प्लेसेस हैं, म्यूजियम बहुत बोर करते हैं, पुरानी चीजें होती हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि म्यूजियम्स आज जो है, आज के जो मॉडर्न म्यूजियम्स हैं उनकी दिशा बदल रही है और बहुत सारी नई नई चीजें इसमें जुड़ रही हैं। तो अगर हम म्यूजियम्स की जब बात करें तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये आखिर ये कुछ टर्मिनोलॉजी है वो क्या कहती है। जैसे हमने आर्टिफैक्ट की अभी बात की
कि म्यूजियम्स ऐसी चीजें हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर हम आर्टिफैक्ट्स रखते हैं। तो आर्टिफैक्ट आखिर में क्या बात है, क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स? तो आर्टिफैक्ट्स क्या है? एन ऑर्नामेंट या कोई टूल और अदर ऑब्जेक्ट दैट इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग विच हैव साइंटिफिक सिग्निफिकेंट, हिस्टोरिकल और कल्चरल वैल्यू। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी कोई ऐतिहासिक वैल्यू हो या बहुत रेयर ऑब्जेक्ट्स हों, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो ऑर्नामेंट भी हो सकते हैं, कोई टूल्स भी हो सकते हैं, और या किसी भी फॉर्म में वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए हिस्टोरिकल वैल्यू को हम आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। आर्टिफैक्ट्स जैसे आपने कभी म्यूजियम्स में देखा होगा कि आपने डायनासोर्स के कई बड़े बड़े स्केलेटन, मूवी में देखा होगा कि स्केलेटन्स दिखाए जाते हैं बहुत सारे, तो वो भी आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं। एंशियंट पोट्री, या कुछ ऐसे पुराने बर्तन या कुछ ऐसे टूल्स जो प्री स्टोरी में यूज किए जाते हों, पुरातत्व विभाग द्वारा वो निकाले जाते हैं और उनको हम लोग म्यूजियम्स में डिस्प्ले करते हैं। या कोई आर्ट वर्क, कोई ऐसी पेंटिंग्स, किसी तरह का कुछ रेयर आर्ट ऑब्जेक्ट, उसको भी हम आर्टिफैक्ट्स की श्रेणी में रखते हैं। कुछ चीजें हैं जैसे इंस्क्रिप्शन, एक वर्ड आता है इंस्क्रिप्शन, जैसे मैंने पहले भी बताया शिलालेख। अगर शिला के ऊपर, शिला मतलब स्टोन, और स्टोन के ऊपर अगर कोई चीज लिखी हो, तो लिखने के लिए अगर हम स्टोन पर लिखेंगे, नॉर्मली अगर हम लिखेंगे तो वो कुछ समय बाद डिलीट हो जाएगा, वो चला जाएगा। लेकिन अगर स्टोन के ऊपर हम इंस्क्रिप्शन कर दें, उसके ऊपर हम एनग्रेविंग कर दें, तो वो शिलालेख कईयों सालों तक, हजारों सालों तक वो ऐसे ही इंटैक्ट रहेंगे। तो इसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, शिलालेख। तो राइटिंग्स एनक्रेव्ड ऑन हार्ड सर्फेसेस, जिसमें रॉक्स हो गया, स्टोन्स हो गए, मेटल हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, तो इस तरह की चीजें जो मिलती हैं उसको हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। और जो हमें पुराने जो कहानियां हैं पास्ट के बारे में हमें जानकारियां देते हैं, उनकी घटनाओं के बारे में हमें जानकारियां देते हैं। और ये किसी भी भाषा में हो सकते हैं। ज्यादातर जो हमें शिलालेख मिलते हैं वो संस्कृत, प्राकृत भाषा और कन्नड़, तमिल, ऐसी कई भाषाओं में हमको वो शिलालेख देखने को मिलते हैं। बात आती है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट भी कुछ इसी तरह की बात है, इसको हम बोलते हैं हस्तलिपि। हस्तलिपि मतलब हाथों से लिखे हुआ। तो किसी तरह का अगर मैन्युस्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेगा तो आप देखेंगे कि वो किसी ना किसी हाथों से लिखा गया है ना, वो एनग्रेव नहीं किया गया है, वो एनग्रेव करके इंस्क्रिप्शन नहीं है। तो मैन्युस्क्रिप्ट दो वर्डों से मिलकर बनता है। मैनु मीन्स बाई हैंड, और स्क्रेबर मतलब टू राइट। जो हाथ से लिखा गया है उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। इसमें हम किसी ओरिजिनल कॉपी, जो पुराने जो हमारे लिटरेचर्स हैं, हमारी जो बुक्स हैं, शिला म्यूजिक है, कोई आर्टिकल हो सकता है, किसी तरह का ओरिजिनल कंपोजिशन हो सकता है, तो इन सारी चीजों को हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में देखते हैं। अब आती है बात स्कल्पचर की। जैसे मैंने म्यूजियम्स में बताया कि हम म्यूजियम्स के अंदर स्कल्पचर्स रखते हैं, मूर्तियों को रखते हैं। तो आखिर ये स्कल्पचर और स्टैच्यूज क्या चीज है, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। कि आर्ट ऑफ मेकिंग थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेटिव, जो भी थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, आप बच्चे लोग, अभी आप लोग जब क्ले के साथ कुछ गेम बनाते हैं, क्ले के साथ जब मॉडलिंग करते हैं, तो आप कोई शेप बना देते हैं। तो इसी को हम लोग स्कल्पचर्स के रूप में देखते हैं। लेकिन ये जो स्कल्पचर्स हैं, इनकी हिस्टोरिक वैल्यू होती है, इनका कोई पुराना इतिहास होता है, और जिसको हम लोग वैल्यूएबल्स के रूप में देखते हैं। और स्टैच्यू जो होता है इज एन आर्ट फॉर्म दैट डिपिक्ट्स ए पर्सन और एन एनिमल और पार्ट ऑफ ए पर्सन और एनिमल। स्टैच्यूज मतलब मूर्तियां। जब हम लोग किसी मूर्ति को देखते हैं तो ये आपने देखा होगा बहुत सारी मूर्तियां, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो ये सारी जो है स्टैच्यूज हैं जो किसी लाइव पर्सनैलिटीज को देखकर बनाई जाती हैं। और जो स्कल्पचर्स हैं, जैसे हम अपने जैन धर्म में जब स्कल्पचर्स देखते हैं, तो जैसे भगवान महावीर की हमने आइडल्स को देखा, या भगवान और किसी तीर्थंकर को हमने देखा, तो उसमें जो हमें दिखाई देते हैं दे आर स्कल्पचर्स। अब चूंकि हम लोग म्यूजियम्स के बारे में थोड़ी जानकारी अभी हमें मिली है कि म्यूजियम्स क्या होते हैं, तो हम बहुत तरह के म्यूजियम्स आप लोगों ने देखे होंगे। और हर म्यूजियम्स का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, अपना एक पर्पस होता है। क्योंकि धरोहर की जब मैंने बात की, संग्रहालय में अगर हमें किसी धरोहर को रखना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे अपने घर में अगर हम बात करें, बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, तो जैसे घर में अगर ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी को हम एक अलग तरीके से रखेंगे।
और अगर घर में कोई पुरानी वस्तु है जो हमारे दादा परदादा हमारे और ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा हमको मिलती है और ऐसी कुछ हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको हम लोग अलग तरीके से रखते हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट्स का रखने के लिए अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको हम म्यूजियम्स की कैटेगरी में अगर डिवाइड करें तो जैसे आर्ट म्यूजियम्स हो गए, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स हो गए, साइंस म्यूजियम्स हो गए, मैरीटाइम म्यूजियम, मिलिट्री वॉर म्यूजियम और ये सो ऑन, हिस्ट्री म्यूजियम, मोबाइल म्यूजियम, ओपन एयर म्यूजियम, जैन म्यूजियम्स, रेलवे म्यूजियम्स। तो मुझे लगता है कि आप सभी ने कभी ना कभी ये म्यूजियम्स में विजिट किया होगा और आपको जो भी अच्छा लगा आप जरूर हमें हमारे साथ शेयर करें और बताएं कि आखिर आपको कैसा लगता है जब आप किसी म्यूजियम्स में जाते हैं और वहां रखी हुई वस्तुओं को जब आप देखते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है। और क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ म्यूजियम्स हमारे घर में भी होना चाहिए या हमारे आसपास होना चाहिए जिसमें हमें और जानकारियां मिल सकें, हम अपने पुराने इतिहास को जान सकें और फ्यूचर में हम इस इतिहास को कैसे आगे लेकर आ सकते हैं, नई जानकारियों को कैसे हम इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी हमें पता चले, है ना। तो अब हम आगे चलेंगे, उसके बाद मैं Have आपको you पहले एक ever छोटा सा wondered what वीडियो happens दिखाता to हूँ a कि dinosaur अब व्हाट fossil इज when it's म्यूजियम, found? जस्ट एक बार आप Or थोड़ा what देखें। happens to an astronaut's spacesuit when it's been worn on the moon? These precious things are kept in museums. स्क्रीन की आवाज आ रही है। Welcome to Stelio. A museum is a building that holds a collection of objects that are found in nature or objects that people created. Many museums focus on a single subject, for example, art, science, or history. Most museums are open to the public. People visit museums to view the collections. The collections educate people about the natural world or human culture. Museums also may offer guided tours, lectures, and special events. Scientists and other scholars sometimes use museums to do research. Museums add to their collections by buying objects or receiving donations. Museums display some objects all the time. They also display certain objects for a limited time. These displays may include objects borrowed from other museums or from private collectors. Many museums own objects that are never on display at all. Only researchers may view these objects. There are many types of museums. Art museums contain collections of paintings, sculptures, and other important works of art. Some art museums' collections cover many different styles and periods of history. Others specialize in artworks from a particular time period or a single art style, such as modern art. Science museums use their collections to explain different areas of science and technology. Their collections often include machines and tools from the past and present. They may teach people about space travel, medical advances, electronics, or other scientific subjects. History museums collect objects called artifacts that show what human life was like in the past. Artifacts may include clothing, tools, housewares, vehicles, old photographs, and many other kinds of objects. Natural history museums display samples of plants, animals, rocks, and other natural objects. Some museums have very specific collections. The National Baseball Hall of Fame and Museum in Cooperstown, New York, is one example. Another example is the Rock and Roll Hall of Fame and Museum in Cleveland, Ohio. The word museum originates from the Greek word musa, which are the goddesses of literature, art, and science. Since ancient times, people have collected objects. Many modern museums developed from the collections of wealthy people in Europe. Two of the world's most famous museums today began as private collections. The British Museum in London, England, opened to the public in 1759. It contains many archaeological treasures. The Louvre in Paris, France, opened to the public in 1793. It contains many famous works of art. Check out what museums there are in the area you live in, and why not visit one soon? It's a great thing to do on a rainy day. आपने देखा कि किस तरीके से म्यूजियम्स अलग अलग चीज़ों को लेकर
कैसे पब्लिक डिस्प्ले में रखते हैं, और आपने ये भी देखा कि कितने टाइप्स ऑफ म्यूजियम्स होते हैं, उनमें किस तरीके के कलेक्शंस को जगह दी जाती है, और वो किस तरीके से पब्लिक अंडरस्टैंडिंग को, पब्लिक नॉलेज को, साइंस की बात करते हैं, तो किस तरीके से ये म्यूजियम्स को हम कैटेगराइज करते हैं वो आपने देखा। और आगे अब हम चलते हैं साइंस म्यूजियम्स की तरफ, क्योंकि हमने म्यूजियम्स की जब बात की थी तब हमने आपको बताया था कि बहुत सारे व्यूअर्स हमें बताते हैं कि म्यूजियम्स बहुत पुरानी चीज़ों को रखते हैं और बहुत पुरानी बातों को करते हैं, लेकिन आज के जो मॉडर्न म्यूजियम्स हैं, जिसमें साइंस म्यूजियम्स की भी एक कैटेगरी आती है, जिसमें हम विज्ञान के साथ में चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हमने साइंस की बात की थी तो आपको बताया था हमने कि साइंस, जब हम म्यूजियम्स में जब साइंस को इंक्लूड करते हैं तो उसमें एक क्यूरियोसिटी आ जाती है, उसमें बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं जो हम बाकी म्यूजियम्स में नहीं देख पाते हैं, वो साइंस म्यूजियम्स उनको अलाउ करता है। तो अगर हम साइंस म्यूजियम्स को देखें तो ए म्यूजियम दैट हाउसेज ऑब्जेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, एग्जिबिट्स हैविंग साइंटिफिक इंटरेस्ट। तो अभी जब बात कर रहे हैं तो सारी चीजों में अब हमें साइंटिफिक अप्रोच मिलेगी। जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी साइंटिफिक वैल्यू होगी, अगर किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट होगा तो उसकी साइंटिफिक वैल्यू होगी, या किसी भी तरह का हम रिसर्च वर्क उसमें देखेंगे तो भी उसमें साइंटिफिक वैल्यू होगी, कोई ऑब्जेक्ट होगा तो भी साइंटिफिक वैल्यू होगी। तो अब हम जानते हैं कि ये साइंस म्यूजियम्स आखिर कैसे होते हैं और इन साइंस म्यूजियम्स का आखिर विकास कैसे हुआ। तो अगर हम भारत की बात करें तो फर्स्ट साइंस म्यूजियम इंडिया में बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम्स ओपन हुआ, जो वर्ष 1959 में शुरू हुआ था। और इसका उद्देश्य ये था कि जो भी इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्ट हैं उनको कैसे हम लोग पब्लिक को दिखा सकें, जो हमारे विजिटर्स हैं वो आकर ये देख सकते हैं कि हमारी जो रिच हेरिटेज है, या पुराना जो हमारा समय था जिसमें हम लोग किस तरीके से ट्रांसपोर्ट को यूज करते थे, किस तरीके से हमने रेलवे का विकास किया, या हम किस तरीके से अपने आगे आने वाले समय में जो चीजें देख रहे हैं, चाहे कम्युनिकेशन की बात हो, चाहे हम लोग किसी तरह का नेविगेशन सिस्टम यूज करते थे, या हमारा एस्ट्रोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या था, तो इन सारी जो साइंटिफिक फील्ड है इसका हमारा इतिहास क्या रहा था, तो इन सारी चीजों को दिखाते हुए बिरला इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी म्यूजियम का विकास हुआ। और उसके बाद ये आगे ये साइंस म्यूजियम की जर्नी चालू हुई, और आज भारत में आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में 1200 से ज्यादा म्यूजियम्स हैं, और उसमें काफी बड़ी तादाद में साइंस म्यूजियम्स भी विकसित हो रहे हैं। तो जानते हैं और आगे चलते हैं, और हम एक टूर देखेंगे साइंस म्यूजियम्स का। और मैं चाहूंगा रुचि जी, अगर आप कुछ और इसमें, अगर हमारे व्यूअर्स की तरफ से अगर कुछ क्वेश्चंस आए हो तो आप मुझे बताएं, ताकि हम आगे इस टूर को कंटिन्यू कर सकें। जी भैया, तो जी म्यूजियम के बारे में सुनकर अच्छा लगा ना? कितना मजा आ रहा है विज्ञान की मजेदार बातें सुनकर, आ रहा है ना? आपको नहीं लगता कहीं घर बैठे बैठे हम एक टूर भी कर ले म्यूजियम का? लगता है तो चैट पर बताइए सभी कि म्यूजियम का टूर करते हैं। यस, तो चलो चलते हैं। सब तैयार हो जाओ, अपने अपने बैग पैक करो। आपको क्या लेना है साथ में? सोच रहे होंगे ना म्यूजियम टूर के लिए क्या लेना है साथ में। तो आपको लेना है एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट और एक्साइटमेंट विद योर ऑब्जर्वेशन। तैयार है सभी? चलो बस आ रही है, बस में बैठेंगे सभी और चलेंगे, है ना? चलिए, तो अब हम चलते हैं साइंस म्यूजियम्स की तरफ। और जब आप साइंस म्यूजियम, जी अब हम जब साइंस म्यूजियम्स के अंदर जाएंगे तो आपको Finally, today बहुत सारी is ऐसी चीजें the मिलेंगी। day जी जी of our trip. I will go away to somewhere far and exciting. I will pack my things in a bag and dress up in my best outfit. I'm ready to go on my fun trip. The dancing ocean and green mountains. I don't care where we go. We will make beautiful memories. तो जब साइंस म्यूजियम्स के अंदर जब हम जाएंगे तो आपको ये सारे कंपोनेंट I देखने को मिलेंगे, जिसमें इंटरेक्टिविटी होगा, एंटरटेनमेंट होगा, लर्निंग होगा, प्ले और फन होगा, बहुत सारे गेम्स होंगे,
आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलेंगे, एजुकेशन मिलेगा, आपको बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस मिलेंगे और जो आपकी अवेयरनेस लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी देंगे, और इनोवेशंस, आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने बाहर की दुनिया में नहीं देखी होगी। तो आइए जानते हैं और इस साइंस म्यूजियम के टूर को हम लोग कंप्लीट करते हैं और देखिए इसको एंजॉय करते हैं। Number 4. Number 3. Number 2. Number 4. तो आपको कैसा लगा साइंस म्यूजियम्स का टूर आपने देखा? आप जरूर हमें बताएं कि आपको कैसा लगा वहाँ पर, और जो भी चीज़ें आपने देखी, क्या आपने कभी उसका एक्सपीरियंस किया है, और अगर नहीं किया है तो आप जरूर पता करें कि आपके सिटी में कौन से साइंस म्यूजियम्स हैं, या अगर ऐसा आपको नहीं मिल पा रहा है तो हमारे पास भी एक डायरेक्टरी है जिसमें जितने भी साइंस म्यूजियम्स हैं भारत में उनका एक कलेक्शन किया जा रहा है, और उसमें क्या क्या गैलरीज हैं, क्या क्या एग्जिबिट्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। और ज़रूर आप जाएं, मेरा अनुरोध है कि सभी बच्चे साइंस म्यूजियम्स देखने जाएं, और आप आकर ये भी महसूस करें, क्योंकि हम साइंस म्यूजियम्स के साथ में आज हम जैन म्यूजियम्स की भी बात करेंगे, कि जब आप किसी भी म्यूजियम्स में जाएं तो आपको कुछ चीज़ें कॉमन मिलेंगी। जैसे कि अगर कलेक्शंस की बात करें, म्यूजियम्स के अंदर आपको कलेक्शन देखने को मिलेंगे, म्यूजियम्स के अंदर आपको कुछ स्टैच्यूज, आइडल्स देखने को मिलेंगे, वहाँ का जो आर्किटेक्ट है, वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा, लिटरेचर्स देखने को मिलेंगे, और बहुत सारी स्टोरीज वो भी देखने को मिलेगी। तो जब आप जैन म्यूजियम्स में जाएं, जैसे कि हमारे भारत में कई जैन म्यूजियम्स हैं, आप जब भी मौका मिले तो आप जरूर उन म्यूजियम्स को देखने जाएं, और उन म्यूजियम्स के अंदर जो छुपी हुई जानकारियां हैं वो लिखी हुई रहती हैं। ज़्यादातर म्यूजियम्स में वो जानकारियां हमको लिखित रूप में देखने को मिलती हैं, जिनको हम लेबल्स बोलते हैं। उन लेबल्स के द्वारा आप देख सकते हैं, और उन आकृतियों को, उन धरोहरों को आप महसूस कर सकते हैं, आप उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आप म्यूजियम्स के द्वारा उनकी जानकारी और साथ में अपनी नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर जा रहे हैं, और अगर म्यूजियम्स को लेकर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, या किसी तरह का आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप जरूर हमसे पूछते रहें। तब तक हम लोग शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे, साइंस के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनके द्वारा हम साइंस में अपनी रुचि को, अपनी क्यूरियोसिटी को, और अपनी जो नॉलेज है, लर्निंग को, उसको और बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ। तो जैसे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम माइक्रोस्कोपिक लाइफ, आजकल रेनी सीजन है, आप जब भी बाहर जाते हैं और पर्टिकुलरली जब आप रात में देखें, तो हमारे जो बैक्टीरियल लाइफ है
जिसे हम माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म लाइफ जिसे बोलते हैं, बहुत ही जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, ऐसी लाइफ फॉर्म को आखिर हम कैसे देख पाएंगे। और उस लाइफ को अगर हम देखते हैं, तो अगर अपन जैन फिलॉसफी की बात करें, अगर हम जैन दर्शन की बात करें, तो उसमें हम लोग जीवों की जो हत्या है, जीवों का जो हिंसा है, उसको कम से कम हो, और इस जीवों को हम कैसे देख पाए। कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें हम लोग अपनी सूक्ष्मता के कारण, उसके साइज के कारण हम देख नहीं पाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वो किस तरीके से हमारे पानी में, जैसे हम पानी की बात करें या बाकी की जो हमारे जमी कंद हैं, उसमें हम लोग जीवों की हिंसा की बात करते हैं, तो आखिर हमें कैसे पता चलता है कि उसमें वाकई में जीव होते हैं। तो मैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में आपको कुछ लाइव ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाऊंगा जिसमें आपको माइक्रोस्कोपिक लाइफ, अगर पानी के अंदर बात करें तो वो किस तरीके से रहती है। और इसको सिद्ध करने के लिए भी साइंस ने भी हमारी बहुत इस चीज़ों को आज प्रूफ किया है कि अगर हम किसी भी चीज़ में माइक्रोब्स की स्टडी करें, जिस जो भी हमारे खाने की सामग्री है या किसी तरह का हमारा जो भी डेवलपमेंट होता है, उसमें अगर हम देखें तो माइक्रोब्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जीवों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। और इसी माइक्रोबियल ग्रोथ को, इस माइक्रोबियल लाइफ को देखने के लिए अगर एक सर जेसी बोस ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, जिसमें उन्होंने ये स्टडी की थी कि क्या प्लांट्स, जो पौधे होते हैं, क्या उनमें ग्रोथ होती है, क्या जो पत्ते होते हैं, अगर आप देखें कुछ दिनों में वो पत्ते बड़े हो जाते हैं। किसी भी लीव्स को आज आज देखें, 2 दिन बाद देखें, तो उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंटल चेंज होता है। तो क्या हम वो देख सकते हैं? तो सर जेसी एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसे हम क्रिस्कोग्राफ बोलते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ को मेजर करता है। तो प्लांट किस तरीके से ग्रो करता है, तो अगर कोई चीज ग्रो होती है तो उसमें कोई ना कोई जीवात्मक चीजें आगे बढ़ती हैं। और अगर हम इन चीजों की ग्रोथ को अपने सामने होते हुए देखें, तो बात करते हैं सबसे बेहतर तरीके से पानी को। पानी की अगर हम बात करें, तो पानी जब हम लोग पीते हैं, तो उस पानी को जब हम छान कर पीते हैं, तो उसमें जो माइक्रोबियल जो लाइफ है, जो बैक्टीरियल लाइफ है, उसको हम बहुत हद तक कम कर देते हैं। और अगर उसकी सीमा, उसकी जो लाइफ को और बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, उसको बॉईल कर लेते हैं, ताकि जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो और ज्यादा ना हो और उसकी जो मर्यादा है वो बढ़ जाए। तो आपको मैं दिखाता हूँ कुछ ऐसे लाइव एक्सपेरिमेंट्स जिसमें आप पानी के अंदर कुछ ऐसे सूक्ष्म चीजों को आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। तो चलते हैं, और हमारे साथ हैं श्री प्रभुदत्त स्वयं, जो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में शोध भी कर रहे हैं और हमें ये बताएंगे भी कि हमारे जो पीने वाला जो पानी होता है उसमें किस तरह की लाइफ होती है, और उन लाइफ को क्या हम माइक्रोस्कोप के माध्यम से क्या देख सकते हैं। और अगर मैं कुछ सैंपल्स ऐसे रखूं जिसमें हमें बॉइलिंग के बाद वो पता चले कि क्या वो माइक्रोबियल जो लाइफ है, जो बैक्टीरियल लाइफ है, क्या उसमें कुछ अंतर आता है, तो इस चीज का थोड़ा परीक्षण भी करते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और प्रभुदत्त स्वयं से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा हमें जानकारी दें कि किस तरीके से हम इस लाइफ फॉर्म को देख सकते हैं। जी। म्यूट है। तो बच्चों हमारे साथ बने रहे। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, है ना। तो आप अभी देख पाएंगे हमारे साथ जो कपिल भैया है वो भुवनेश्वर से हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप मेरे सामने देखेंगे एक माइक्रोस्कोप रखा हुआ है और कुछ बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं, कुछ पानी के कुछ ऐसे सैंपल्स हैं। तो आज हम इन चीजों के अंदर जो बैक्टीरियल लाइफ है, माइक्रोस्कोपिक जो लाइफ है, उसका परीक्षण करते हैं। और मैं प्रभुदत्त स्वयं से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या आप हमें माइक्रोस्कोप की मदद से
क्या वो चीजें दिखा सकते हैं और इन बैक्टीरियल लाइफ के बारे में थोड़ी जानकारी दे सकते हैं? तो शुरू करते हैं। नमस्ते सर सबको। तो यहाँ पे आप लोग पहले देखेंगे कि एक इंस्ट्रूमेंट रखा गया है जिसके बारे में सर ने पहले बता दिया कि एक माइक्रोस्कोप है जो कि एक कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप है बेसिकली। तो जब हम लोग पानी के बारे में डिस्कस करते हैं तो पानी में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें हम लोग बैक्टीरिया, अमोएबा, प्रोटोजोआ, सियानोबैक्टीरिया, ऐसे अलगी बहुत सारी चीजों में इंक्लूड करते हैं। तो इनमें से आज हम लोग बेसिकली देखेंगे किसको ना, बैक्टीरिया को। और जब पानी को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जनरली हमारे बैक्टीरिया फॉर्म में साल्मोनेला, ई कोली, देन विब्रियो, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जनरली। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले मैं दिखाना चाहूंगा कुछ परमानेंट स्लाइड्स जिनमें हम लोग बैक्टीरिया को देख पाएंगे। तो पहले यहाँ पे हम लोग फिक्स किए हैं एक बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया का एक परमानेंट स्लाइड को। तो पहले मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा कि एक बैक्टीरिया का फॉर्म जो होता है, उसका जो शेप होता है वो किस तरह का होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक बैक्टीरिया का, एक सिंपल बैक्टीरिया का एक स्लाइड है जिसमें हम लोग बैक्टीरिया के कुछ फॉर्म्स को देखते हैं। जब हम लोग शेप को लेके बैक्टीरिया को देखते हैं तो वो जनरली 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट एक होते हैं स्फीयर शेप का, जिनको हम लोग कोकी फॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट आता है रॉड शेप, नेक्स्ट फिर आते हैं स्पाइरल शेप, और लास्ट में एक आता है कोमा शेप। इनमें से वो हम लोग 4 तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको देख पाएंगे। खासकर यहाँ पे एक है जो हमारा स्फेरिकल शेप का, देन रॉड शेप का, ऐसे बहुत सारे माइक्रो। साथ में मैं और एक भी स्लाइड मैंने रखा है जिसमें एमोइबा, पारामेसियम और यूग्लिना का जो है वो भी यहाँ पे रखा गया है। तो मैं उसको भी एक बार दिखा देना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पारामेसियम, एमोइबा एंड यूग्लिना भी बहुत सारे हैं, जिनमें से ये है हमारा एमोइबा। मेरा जो कर्सर पॉइंट जहाँ पे घूम रहा है ये है एमोइबा। देन यहाँ पे ये सब पारामेसियम एंड जो यूग्लिना है ये सब भी। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो पानी को लेके देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि एक कंटेनर है, और ये कंटेनर में हम लोग पानी रखा है जो कि बेसिकली पॉन्ड वाटर है, और देखने में ये इतना साफ भी नजर आता है। पर जब इसको हम लोग ये माइक्रोस्कोप में देखेंगे फिर यहाँ पे देख पाएंगे कि एक्चुअली में इसके अंदर क्या क्या लाइफ फॉर्म्स होते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल एक चाहिए होगा एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। साथ ही एक जो मैकेनिकल पिपेट है उसमें ये डिफरेंट टाइप के टिप्स को यूज करके ये पानी को निकालूंगा, और फिर हम लोग ये लाइफ फॉर्म्स को यहाँ पे देख भी पाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग ये जनरल कॉन्वर्टर को लेते हैं, और यहाँ पे ये स्लाइड को यहाँ पे रख के भी हम लोग देखेंगे कि जब हम ये पानी को यहाँ ऐड करेंगे और साथ ही इसके अटैचमेंट को देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों को दिखने लगेगा कुछ रॉड शेप्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक तो यहाँ पे कुछ डॉक्टेड फॉर्म के स्ट्रक्चर में हम लोग देख सकते हैं। ये मैंने 4x जूम पे रखा है, इसीलिए इनका जो साइज है थोड़ा सा छोटा लग रहा है। फिर हम लोग इसको आगे भी देखेंगे मैग्निफिकेशन को बड़ा करके। तो इसको मैं 10x में मूव करा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितनी असंख्यात संख्या में ये सारे जीव पानी के अंदर होते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मूवेबल मतलब एक ऑर्गेनिज्म भी है जो यहाँ पे मूव भी कर रहा है। इनमें मैग्निफिकेशन के थोड़ी सी यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देगा कुछ ऑर्गेनिज्म जो मूवेबल स्टेट में भी है। और जैसे हम लोग वो परमानेंट स्लाइड्स में देखा था जो स्ट्रक्चर्स रॉड लाइक, तो ये सब भी यहाँ पे हम लोगों को दिखने लगेंगे। तो मैं एक और जानकारी चाह रहा हूँ कि जैसे हम बात करते हैं गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरिया, तो ये क्या होता है कि कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ
बैड बैक्टीरिया होते हैं, ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा और जी बताइए। सर, जब हम लोग बैक्टीरिया के बेनिफिट्स को देखते हैं तो ये बैक्टीरिया को जनरली 3 फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो हमारा गुड बैक्टीरिया होते हैं। ये जनरली हमारे स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम, गॉट इन एरियाज में पाए जाते हैं। और ये सब क्या करते हैं कि जो विटामिन सिंथेसिस हो, देन फूड सिंथेसिस हो, उसका एब्जॉर्प्शन हो, फिर हमारे जो इन्फेक्शन वगैरह होता है दूसरे बैक्टीरिया की वजह से, उसको रिएक्टिव न्यूट्रलाइज करने के हो, ये सब काम में आते हैं। गुड बैक्टीरिया। लाइव बैक्टीरिया सब देख पाएंगे? जी सर, देख पाएंगे। मुझे थोड़ा दिखाएं आप कि किस तरीके से यहाँ पे- पानी के अंदर। यहाँ पे एक दूसरा सेटअप है हमारे पास, जिसपे हमने एक यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कुछ मूवेबल ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देने लगेंगे। यहाँ पे ये मूव कर भी रहे हैं, ये सब बैक्टीरिया हैं एक्चुअली। तो देखिए कितनी तादाद में ये बैक्टीरिया पानी की एक बूंद में, अभी जो हम देख रहे हैं वो पानी की एक ड्रॉप के अंदर इतने बैक्टीरियल लाइफ है। एक बार सर ये अरेंजमेंट को घुमा दे कैमरा की तरफ ताकि वो भी दिख पाए। तो देख पाए। हाँ, तो ये सेटअप भी आप देख लें। ये सेटअप कुछ इस तरह से है कि, और आप चाहें तो इसकी साइंस को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हमने क्या किया है। यहाँ पर एक लेजर पॉइंटर को, लेजर लाइट को एक पानी की ड्रॉप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया है। जो पानी की जो ड्रॉप है वो स्फेरिकल लेंस का काम कर रही है और उसकी मदद से हमें मैग्निफिकेशन व्यू दिखाई दे रहा है। तो पानी की बूंद के अंदर जो भी मैग्निफिकेशन लाइफ है, चाहे वो बैक्टीरियल लाइफ की बात करें, तो माइक्रोस्कोपिक व्यू हमें देखने को मिल सकता है और हमें इसके लिए किसी बड़े प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप है और इसमें हम साफ देख सकते हैं कि बहुत सारे मूविंग बैक्टीरिया हैं और इन बैक्टीरिया को अगर हम बिना इसको फिल्टर किए हुए या बिना इसको साफ किए हुए, इसको प्रोसेस किए हुए अगर पीते हैं तो ये कितनी बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। इसको हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ पे ये बॉइल्ड वाटर में भी अगर फिल्टर को इस चीज यूज को अगर करके हम हम देख लोगों ने सकते रखा है, बॉइल्ड वाटर इसको फिल्टरेट करके रखा है हम लोगों ने। तो यहाँ पे ये पहले वाले स्लाइड को देख सकते हैं, अपना पानी का हमारा। फिर एक दूसरा स्लाइड का यूज करेंगे, इनको भी चेंज कराना पड़ेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि बॉइलिंग वाटर में जब हम पानी को उबालते हैं उसके बाद उसमें किस तरीके का परिवर्तन हम देख सकते हैं, कुछ चेंज देख सकते हैं। क्या वो बैक्टीरियल लाइफ जो पहले थी, जो अनफिल्टर्ड वाटर में थी, क्या उसी तरह का हमें परीक्षण देखने को मिलेगा? तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मैग्निफिकेशन सेट कर दिया है, क्योंकि इसको बॉयल करने के बाद हम लोग फिल्टर भी कर दिए थे। इस वजह से मैग्निफिकेशन प्रॉपर होने के बाद भी ये पानी एकदम से क्रिस्टल क्लियर हम लोगों को दिखाई देने लगेगा। देखिए अभी आपने देखा कि बॉइलिंग वाटर में बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ही कम हुई है और बैक्टीरिया की जो तादाद हम देख रहे थे वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो इससे पता चलता है कि अगर हम पानी को बिना छाने पीते हैं तो हमें कितने जीवों की हत्या का पाप हमें लगता है। और जैनिज्म में इस चीज का विशेष रूप से इसमें हमें सीखने को मिलता है कि हम पानी को हमेशा छानकर, और प्रैक्टिस को हम हजारों सालों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को ये देखने को जरूर मिला होगा और आप चाहें तो अपने घर में भी इस तरह के छोटे सेटअप को आप लगा सकते हैं और इस तरीके से आप किसी भी पानी के अंदर बैक्टीरियल लाइफ को देख सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ, जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ और ऐसे परीक्षण, ऐसे स्टेशन जो बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और साथ में आपको देखने को ये भी मिलेगा कि आखिर ये सारे डेमोन्स्ट्रेशन कितना साइंस के प्रति, क्रिएटिविटी के प्रति या क्यूरियोसिटी के प्रति ड्रिवन लेकर जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें बेसिकली हम साउंड की बात करेंगे, ध्वनि की बात करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि साउंड की जब हम बात करते हैं तो साउंड हमने सुनी है, हम साउंड को सुन सकते हैं, साउंड की जो वेवलेंथ है उसको हम सुन सकते हैं, लेकिन क्या हम उस वेवलेंथ को देख सकते हैं
या हमारी वो साउंड जो है वो कितनी ज्यादा तेज है या कम है, इस चीज का आखिर हम कैसे परीक्षण कर सकते हैं? तो हमारे पास कुछ ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस हैं जिनके द्वारा सॉरी इन डेमोन्स्ट्रेशंस को हम अभी शुरू करते हैं और साउंड के बारे में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये साउंड सिग्नल्स, अगर हम तेज आवाज में अगर बात करें तो वो साउंड सिग्नल हमारे कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, उन स्पेक्ट्रम को क्या हम महसूस कर सकते हैं और उन स्पेक्ट्रम को चेंज कर सकते हैं। तो एक सेटअप है जिसे हम बोलते हैं क्लैप ट्री। अगर क्लैप ट्री मतलब अगर आप ताली बजाएं, अगर आप जोर से क्लैपिंग करें तो वो क्लैपिंग के जो वाइब्रेशंस हैं, आप जानते हैं कि हमारे चारों तरफ एयर है और उस एयर को अगर हम वाइब्रेट करें, अगर हम क्लैप करें तो उन वाइब्रेशंस को अगर हम सेंस करके देखें तो वो किस तरीके से दिखाई देते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस तरीके का सेटअप कैसा रहता है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने माध्यम से भी सभी व्यूअर्स एक बार जोर से जब क्लैप करेंगे तो वो क्लैप हमारे तक भुवनेश्वर में पहुंचेगा और उसका उसका जो रूप है वो आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या वो सेटअप रेडी है? और उसके बाद हम बहुत सारे और डेमोन्स्ट्रेशंस भी देखने वाले हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और फन विद साइंस को लेकर बहुत सारे अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। तो देखिए, ये है एक ट्री और इस ट्री में कुछ इस तरीके से एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं जो एलईडी लाइट्स हमारे साउंड सिग्नल के द्वारा एक्टिवेट होंगी। तो अगर हम जोर से क्लैप करेंगे तो देखिए ये किस तरीके से बिहेव करता है। तो आप सभी लोग एक बार जोर से क्लैप कीजिए। तो देखिए आपके क्लैपिंग के द्वारा ये साउंड सिग्नल इस पूरे ट्री को ग्लो कर देते हैं। और अगर आप थोड़ी देर बाद फिर से ऑफ हो जाएंगे, देन अगेन अगर आप फिर से क्लैप करेंगे तो ये फिर से चालू हो जाएंगे। तो ये जो साउंड के जो सिग्नल्स हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि साउंड जो है वो एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। हम अपनी आवाज से एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो ये बात जो पहुंचती है, वो तरंगें जो वेवलेंथ है वो कैसी होती है, क्या हम उस वेवलेंथ को देख सकते हैं? तो मैं रुचि जी आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं अगर उनमें से कोई एक अच्छा कोई भजन या कोई भी गीत हमारे सामने प्रस्तुत करे और हम उनका गीत को, उनके साउंड स्पेक्ट्रम को सभी व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। तो जिसके लिए हम लोग एक ऑसिलोस्कोप का यूज करेंगे। उस ऑसिलोस्कोप में आपके साउंड के द्वारा जो भी वाइब्रेशंस आ रहे हैं उन साउंड वाइब्रेशंस का हम लोग स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, जिसमें एम्पलीट्यूड की बात होगी, फ्रीक्वेंसी की बात होगी, वेवलेंथ की बात होगी। तो ये सारी चीजें कैसे परिवर्तित होती हैं जैसे जैसे हम गाना गाते हैं, या आपने देखा होगा कि जब हम जैन पूजन में जब हम अलग अलग तरीके के वाद्य यंत्र बजाते हैं, आर्ट और म्यूजिक का यूज करते हैं, तो किस तरीके से वो ध्वनि पूरे वातावरण में किस तरीके से बिहेव करती है, तो उसका एक परीक्षण हम लोग करते हैं। कोई अगर हमारे व्यूअर्स में से अगर कोई गाना गाना चाहे तो हम दिखा सकते हैं कि आपको उस गाने के द्वारा किस तरीके का स्पेक्ट्रम बनता है। तो क्या इस स्क्रीन के ऊपर हम ये चीजें देख सकते हैं? भैया हमारे व्यूअर में से जी, अभी हम बहुत ये सारे सेटअप बच्चों रेडी ने कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेस किया है। आप खुद से सेलेक्ट जी। कीजिए कि तो किसको अनम्यूट तो करना रुचि है। जी मैं चाहूंगा कि पहले हम एक किसी फीमेल वॉइस को सुने और उसके बाद हम एक मेल वॉइस को ले लेते हैं। तो कोई बच्चे से आप बात कीजिए और अगर कोई फीमेल वॉइस और मेल वॉइस में किस तरीके का डिफरेंस आता है वो भी हमको देखने को मिलेगा। तो किसी एक को आप शामिल कर लीजिए। जी भैया, ये सबसे पहले हैंड रेस किया है आशीष जैन के नाम से। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी एक गर्ल है। बेटा आपका जी नाम? प्रमिति। प्रमिति, ओके। आप तो स्टार्ट कीजिए गाना। ओ गुरु सा थारो चेलो बनू मैं, थारो चेलो बनू मैं,
हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। एक और कर सकते हैं। सावन बहुत ही का अच्छा, बहुत अच्छा। आप अपने स्पेक्ट्रम को देख पा रहे हैं? कपिल भाई आपकी स्क्रीन शायद ना शेयर नहीं हो रही है। अच्छा, नहीं, स्क्रीन ये इंस्ट्रूमेंट देखना है ना भैया? हाँ जी जी, वो इंस्ट्रूमेंट हम दिखा रहे हैं जिसमें साउंड का वो स्पेक्ट्रम आपको देख। हम चाहेंगे हमारे दूसरे व्यूअर्स को भी, आप पार्टिसिपेंट को इसमें ज्वाइन कर लें। जी भैया। मेल वॉइस के लिए हम बुलाएंगे आप रीजनल साइंस आरुष। सेंटर को रुचि जी, आप रीजनल साइंस सेंटर का जो हमारा चैनल है उसको पिन कर दीजिए, जी तो भैया। आपको वो क्लियर दिखाई देंगे। नेक्स्ट हम जी। बुलाएंगे आरुष को, आरुष डागरे जैन, मेल वॉइस के लिए। जी आरुष, स्टार्ट करो। आरुष गाना स्टार्ट करो। आरुष, आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, हम बुलाएंगे विराग टुपकुर को, टुपकर। विराग, विराग, आप गाना स्टार्ट करो। विराग। तो भगवंत इंद्र महिता सिद्धार्थ सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासनोत्कृति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पश्चैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। कैलासे वृषभस्य निर्वतिमहि वीरस्य पावापुरे चम्पाया वसुपूज्य जिनपते कुर्वन्तु मङ्गलम्। आई थिंक रुचि जी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। आई थिंक सभी बच्चों को एक बार क्लैप करना चाहिए कि बहुत अच्छा आपने ये प्रस्तुत किया। और आप देख पा रहे होंगे विज्ञान की, साइंस की जब हम बात कर रहे हैं तो साइंस की ताकत को आप देख पा रहे होंगे कि आप जहां पर भी हैं और हम आपको भुवनेश्वर से आपके साउंड सिग्नल को दिखा पा रहे हैं, तो किस तरीके से साउंड बिहेव करती है, किस तरीके से हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो आज दुनिया में कोई कहीं भी हो, हम अपनी आवाज उस तक लेकर जा सकते हैं। तो ये है विज्ञान का एक चमत्कार जिसे बोलें, विज्ञान का एक ऐसा गुण है जिसमें हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट भी हो सकते हैं और उन लोगों के बारे में हम जानकारियां साउंड के माध्यम से भी ले सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कुछ से अच्छे मनोरंजक, बहुत अच्छे फन बेस्ड साइंस एक्सपेरिमेंट्स और देखेंगे। और मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे एक बार उसको अच्छे से देखें, और जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि नहीं ये एक्सपेरिमेंट हम खुद भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं या आप खुद भी उसको बनाना चाहते हैं, तो आप हमें जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसके बारे में गाइड भी करें और किस तरीके से उस साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा आप कैसे अपनी लर्निंग को, अपने सब्जेक्टिव नॉलेज को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं, हमारा अगला सेटअप तैयार है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे हिमांशु शेखर सतपति जी, जो हमारे विज्ञान केंद्र के एजुकेशन ऑफिसर भी हैं, और वो हमें कुछ ऐसे फन बेस्ड साइंस एक्सपेरिमेंट्स दिखाएंगे जिसमें मजा भी है, फन भी है, लर्निंग भी है, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स को वो कवर करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? जी।
नमस्ते दोस्तों। तो आपके अभी सामने आप सभी ने अपनी आवाज भुवनेश्वर तक पहुंचाई। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या एक्सपेरिमेंट आने वाला है। तो तैयार हैं आप सभी? इस सिलसिले में आज शाम हम आज हम सीख रहे हैं साइंस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जैनिज्म। और आपने देखा कि पानी में लाइव कितने जर्म्स होते हैं, कितने सारे छोटे छोटे का वो होते हैं, इसीलिए हमें छान कर पानी पीना चाहिए। कितने जीवाणु होते हैं, है ना? हाँ भैया, आवाज नहीं आ रही है। कपिल भैया। रुचि जी, अभी हमारी वॉइस आप तक आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। जी जी। धन्यवाद फीडबैक के लिए, क्योंकि आवाज नहीं होने से कुछ नहीं होता है। अब देखिए, हम आपको एक एयर ब्लोअर के बारे में बताएंगे। यहाँ मेरे हाथ में एक एयर ब्लोअर है और मेरे बाएं हाथ में एक सादा सा वाटर बॉटल है जिसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। और देखिए, इसके जो हवा है, अब इस हवा से हम आपको पहले मोटिवेट करेंगे कि विज्ञान का चमत्कार क्या है। तो ये भी जरा देख लीजिए। कुछ ही समय में हम आपको दूसरा आइटम दिखाएंगे, लेकिन पहले इसको थोड़ा बढ़ाएंगे हम। ये हवा का इतना ताकत है जिसके कारण हवा में चिड़िया उड़ते हैं और अपना एरोप्लेन उड़ता है। उसी हिसाब में हमारा यहाँ पर बच्चों के लिए एक छोटा सा पानी का बोतल भी उड़ रहा है। उम्मीद है आपको ये बहुत मजा लेके आएगा। अब दूसरा आइटम में हम जाएंगे जो है लिक्विड नाइट्रोजन। और इस लिक्विड नाइट्रोजन जो हवा में मेजर कंपोनेंट है नाइट्रोजन, उसको अभी हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। आप थोड़ा कैमरा में देख लीजिए लिक्विड नाइट्रोजन का कंटेनर कैसा है। इस कंटेनर पे नाइट्रोजन गैस को लिक्विड फॉर्मेट में रखा गया है और अभी हम ये लिक्विड को बाहर लेके आ रहे हैं। और मेरे सामने कैमरे के सामने एक बीकर में पानी है और हम वो पानी में लिक्विड नाइट्रोजन को जैसे ही छोड़ रहे हैं, आप देख लीजिए कितना वेपर है, कितना वेपर है। और वो सारा वेपर आप जरा देख लीजिए, ये जो वेपर होते हैं कितना टेम्परेचर था वो लिक्विड का, वो भी हम आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन यही जो वेपर हो रहा है, यही वेपर अभी कहाँ जा रहा है जरा सोचिए। यही वेपर अभी हमारा हवा में चल रहा है, जहां से आया वहीं भागा। जैसे कि आत्मा परमात्मा, आत्मा कहाँ से आता है आपको पता है, और आत्मा जब उड़ जाता है तो वो कहाँ जाता है, वो एक ही तरह का बात है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे दूसरी चीज को लेकर के, वो है अब इतना जो गैस हो रहा है, इसको अगर हम लोग थोड़ा बहुत कन्फाइन करें। जैसे कि ये बोतल में आप देख रहे हैं, मेरे बोतल में पानी है, बैलून भी है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, उस बोतल के अंदर कुछ लिक्विड नाइट्रोजन भर देंगे और आप देखेंगे वो लिक्विड नाइट्रोजन के बाद जो बैलून है, वो बैलून क्या अवस्था में आएंगे, ये भी जरा देख लीजिए।
इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि जो वेपर हो रहा था वो वेपर तो चला जा रहा था बाहर, अभी इसमें जो वेपर हो रहा है वो आपको दूसरी एक स्टेज में लेकर जा रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि बैलून गेटिंग इन्फ्लेटेड। ये भी बड़ा मजा आया हुआ आप लोग को, क्योंकि हम लोग इसमें कहीं कहीं पे कंप्रेसर नहीं किया है, मतलब हवा नहीं भरा है। तो अभी देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा ज्यादा हम भरेंगे, और ये भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा अगर हम भरते हैं तो उसमें असर क्या होता है, ये जरा ध्यान से देखिए। वी पोर लिक्विड नाइट्रोजन इनटू दैट वाटर, और जरा ध्यान से देख लीजिए। आई पुट दिस कैप टाइट नाउ एंड अब कितना बड़ा हो गया ये जरा आप देख लीजिए। ये ताकत था लिक्विड नाइट्रोजन का। अब हम उसी को दिखा रहे हैं दूसरा फॉर्मेट में। एक प्रेशर कुकर है जिसमें हम लोग दाल दे चुके हैं, वो नहीं दिखाएंगे हम आपको, लेकिन दिखाएंगे इतना कि थोड़ा सा लिक्विड नाइट्रोजन हमने डाल दिया और इसका जो कंटेनर है इसी को हम लोग दे देंगे। अब जरा ध्यान से दे लीजिए। और ये दाल जो भी होगा कितना जल्दी सिद्ध हो गया, अगर सोच लीजिए जो साउंड हो रहा है उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो प्रेशर बनता है वो प्रेशर वही गैस नाइट्रोजन का गैस का प्रेशर है। तो ये तो हो गया एक एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग दूसरा एक्सपेरिमेंट में जाएंगे, वो है एक बैरल। जिस बैरल के ऊपर हम लोग एक छोटा सा बल्ब रखेंगे ऐसा, और आप जानते हैं ये बहुत को जाता नहीं, हम लोग प्रेशर दे के रखेंगे। अब हम लोग उसमें थोड़ा सा लिक्विड डाल रहे हैं, लिक्विड नाइट्रोजन ना, उतना ही हो जाएगा काफी भैया। देखिए वही एक्सपेरिमेंट को हम लोग कितने तरीका से दिखाते हैं। लग गया दूसरा बल है, देख लीजिए जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है। ये तो मजा का बात है बच्चे लोग को खेलने में, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं ऐसा सिचुएशन हो रहा है। ये भी एक एग्जाम्पल था। अब हम चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि बैलून एक है मेरे पास, और अभी हम लोग उसमें लिक्विड नाइट्रोजन भरेंगे। उससे पहले मैं आपको इतना दिखाना चाहता हूँ, उसमें हवा है, और आपको मालूम है हवा अभी जितना प्रेशर में है बैलून का वॉल्यूम जितना है, ये जितना ज्यादा दखल किया है तो बांध रखे हम लोग, वो निकल नहीं पाएंगे। लेकिन आप जरा सोचिए, ये जो रूम का टेम्परेचर, जो महाल है, जो टेम्परेचर है अभी भुवनेश्वर में 27 डिग्री सेल्सियस इनसाइड दिस रूम, और उस सिचुएशन में बैलून का वॉल्यूम का आप लोग देख लिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, बैलून को नाइट्रोजन कंपोनेंट में रखेंगे, फिर नाइट्रोजन डालते हैं, और आगे आप 2 मिनट में देख लीजिए जितना बैलून को हम लोग देखा था वही बैलून 30 सेकंड के अंदर क्या रूप लेके आएगा। जरा ध्यान से देख लीजिए, मैं थोड़ा कवर कर रहा हूँ आपके सामने और हिला रहा हूँ ताकि लिक्विड नाइट्रोजन बैलून के संस्पर्श में आए, और आपको ये देखने में मजा आएगा। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर इतना कम है, -196 डिग्री सेल्सियस, और उस सिचुएशन में आप देखिए बैलून का क्या हालत हुई थी। और धीरे 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 ये हालत सुधर जाएगा, और जैसे ही जैसे नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा उसका असली रूप आ जाएगा। तो ये भी एक मजा है विज्ञान की।
उसी में आप देखेंगे। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग आगे जाएंगे। इसको दूसरी चीज में हम लोग करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन एक बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल बनाता है। हम लोग आपके एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लेके आए हैं। What is that electrical connection? Through a coil, the current will go to the lamp, and you will be able to see that because of the coil resistance, the dim ये जल रहा है, ये ग्लो इतना कम है, क्योंकि आपको मालूम है 60 वाट लैंप इतना तो कभी नहीं ग्लो करेगा। ठीक है, अभी आप देख लीजिए उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं। ये कॉइल को लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर में रखेंगे, फिर उसमें हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन डाल देंगे। और आप देखिए इस सिचुएशन में हम स्विच ऑन करते हैं, और आप ध्यान से देखिए यही लैंप जो ग्लो कर रहा है इतना कम। और जैसे जैसे लिक्विड नाइट्रोजन इसके अंदर हम लोग डालते जाएंगे, वो कॉइल में जो वायर है, जो पतला वायर है, इसका जो रेजिस्टेंस फैक्टर है वो धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। और आई होप सो कि थोड़ी देर में आप इसका ग्लो में एक चेंज देखें। आप डालते जाइए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चों को अभी ये देखना है। लैंप का ग्लो मेरे को भी लग रहा है चेंज हुआ है। I hope you can see that the glow of the lamp is gradually increasing। और ये थोड़ी देर में आप 30 सेकंड्स टाइम या 1 मिनट टाइम मेरे को दे दीजिए। जैसे कि लिक्विड नाइट्रोजन के चैम्बर में हमारा वो कॉइल जैसा डूबे रहे, उतना ही लिक्विड नाइट्रोजन हमको इधर डालना पड़ता है। आप अभी देख लीजिए, अभी बंद कर दीजिए, 2 मिनट। अभी देखिए जरा ध्यान से, लिक्विड नाइट्रोजन में मैं उसको बात कर रहा हूँ। अभी उसका नहाना हो रहा है, इधर स्नान हो रहा है। और जितना जितना लिक्विड नाइट्रोजन उसका टेम्परेचर को कम करता जाएगा, आई होप you'll be able to see the glow of the lamp will go on increasing। इसको होने दीजिए। इस समय हम आगे बढ़ेंगे फिर दूसरा आइटम लेकर के, और आप ध्यान से देखते रहिए। और दूसरा आइटम जो है मेरे सामने, आपको मालूम है बचपन में आप लोग पढ़े हुए हैं कि एक मैग्नेट, इसका 2 पोल है, और सेंटर में हम लोग इसको बोलते हैं ऑलमोस्ट जीरो, न्यूट्रल पॉइंट। और न्यूट्रल पॉइंट को हम लोग कंफर्म करेंगे। अब देखिए यहाँ मेरे पास एक लैंप है और एक अरेंजमेंट है जो मैग्नेट से अफेक्टेड हो पाएगा। अभी लैंप ऑफ है, क्योंकि लैंप को जो कंट्रोल करता है स्विच, वो भी अभी ऑफ है। वो मैग्नेट के कारण जल जाएगा, आपने देख लिया। अभी एक पोल उसके अंदर पास कर रहा है, एक पोल ज्यादा पास हो जाएगा तो न्यूट्रल जोन आगे आ जाएगा। न्यूट्रल जोन में मैग्नेट का पावर बहुत कम है। ग्रेजुअली आपको ये भी देखना है कि सेकंड पोल में वही इफेक्ट आ जाएगा। तो फिर रिटर्न में लेकर आता हूँ एक पोल। अभी सपोज ये साउथ पोल है, और साउथ पोल में मैग्नेट का पावर देखिए, और न्यूट्रल जोन में पावर देखिए। न्यूट्रल जोन बहुत सारा जोन में है, देन नॉर्थ पोल कम्स इनटू इफेक्ट। अब यहाँ देख लीजिए मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी हम लोग आपको पहुंचाया। अभी देखिए और एक प्रॉपर्टी जो बहुत बढ़िया है, मजेदार है, वो है मेरे पास एक एल्युमिनियम चैनल है, और एक एल्युमिनियम चैनल के अंदर एक लोहा पीस। अब देख लीजिए कैमरा से, ये है लोहा का पीस मेरे हाथ में है। अब ये लोहा का पीस को हम इसी तरह स्लैंटिंग रखते हुए हम छोड़ रहे थे, और आप देखिए ये कितना जल्दी नीचे पहुंच जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। आप छोड़ दीजिए, इसको कोई भी तरीके से छोड़िए, अब तो ज्यादा जल्दी चला जाएगा, आपको देखना होगा। वेरी गुड, बिकॉज दैट वाज रोलिंग डाउन and in other case it was sliding. Now you see, when I place a magnet, how do I prove that it is a magnet? You can see the table, पहले ये थोड़ा देख लीजिए।
कि मैग्नेट है क्या? यस, इट इज ए मैग्नेट, ट्रू। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, उसी चैनल में हम वो मैग्नेट को छोड़ रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन में। तो आप देख लीजिए मजा क्या हो रहा है, क्या उतना जल्दी भाग रहा है? अब देखिए उसको साइड वे हम छोड़ रहे हैं, देखिए फ्री है, मतलब जा सकते हैं आराम में, कोई रुकेगा नहीं। लेकिन हम छोड़ने के बाद आप देख लीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जा तो रहा है लेकिन धीरे धीरे मूव कर रहा है। अभी ये खत्म हो गया, आपको इसके बारे में जरा सोचना है कि एल्युमिनियम के साथ मैग्नेट का क्या रिश्ता है। तो यहाँ का एक सेकंड आइटम है जो हम आपको दिखाएंगे। हमारे पास एक कॉइल है और एक सेकंड यूनिट है जिसमें कुछ एलईडी है और उनको जलाना देखना है। दे आर ग्लोइंग, they are glowing, you can see, very interesting। पावर यहाँ फ्लो हो रहा है लेकिन यहाँ ये जल रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और दूसरी बात देखिए, मेरे पास एक एल्युमिनियम का बोबिन है, अब ये बोबिन कितना जोर ऊपर उठता है वो भी देखेंगे, वो कितना गैप में है देखेंगे। अभी एक एक्सपेरिमेंट को मौका मेरे को दीजिए, वो लिक्विड नाइट्रोजन का जो कंटेनर है अब ले जाइए ऊपर, मेरे पास लेके आइए, तो इसमें रखिए जरा लिक्विड नाइट्रोजन डालिए जरा। तो लिक्विड नाइट्रोजन देने से आपको फिर मैं दोबारा दिखाऊंगा, ये जो मेटल है एल्युमिनियम है ये, और एक बार दीजिए प्लीज। लिक्विड नाइट्रोजन का एक्सपेरिमेंट ये अब हो जाएगा, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा जो टर्म है, मेरे को टर्म दीजिए बच्चे लोग, जरा ध्यान कर देख लीजिए। आई प्लेस्ड माय cooled metal is here and you can see। और एक बार रखिए, आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इसमें कितना दम आ गया। और एक बार रखिए, दिस इज द फाइनल शो एंड एक बार देख लीजिए। So that is what we have shown you regarding the fun of science, जिसका हम लोग बोलते हैं विज्ञान का चमत्कार। तो जैसा कि आपने देखा कि जैसा कि आपने अभी देखे विज्ञान के अलग अलग तरीके से, किस तरीके से हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से उसी सब्जेक्ट्स को समझ भी सकते हैं, और जब हम उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे कितना अच्छा लगता है कि हमें मन करता है कि हम उसे और एक्सप्लोर करें, अलग अलग तरीके से हम ट्राई करें कि किस तरीके से। जैसे लिक्विड नाइट्रोजन की उन्होंने बात की, तो लिक्विड नाइट्रोजन इतना लो टेम्परेचर पर जब हम किसी चीज को लिक्विफाई कर देते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, और उसके साथ जब हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को लेकर आते हैं तो उसका बिहेवियर आपने अपने सामने होते हुए देखा। तो मुझे लगता है आप सभी को बहुत इंटरेस्ट मिला होगा। और अब हम आपको बहुत ही कम समय में एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशंस रोबोटिक्स को लेकर भी दिखाते हैं, क्योंकि आजकल हमारे जो यंग बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अगर चैट जीपीटी की बात करें तो इस तरीके के जो आधुनिक जो तकनीक है उसके द्वारा हम कैसे अपने चीजों को कितना सरलता से पूरा कर पा रहे हैं। और जब हम बात करते हैं रोबोट्स की, तो रोबोट्स आजकल हर जगह यूज हो रहे हैं, चाहे हमारे इंडस्ट्रीज की बात हो। आजकल आप देखते होंगे कि न्यूज एंकर भी हमारे एआई बेस्ड होते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, और न्यूज भी हमें उन्हीं के द्वारा सुनने को मिल रही है। और जब हम किसी भी ऐसी चीजों को, जैसे अगर आप अपने स्कूल कॉलेजेस में भी देखें तो आगे भविष्य में भी म्यूजियम्स में भी इस तरीके के रोबोट्स का यूज हो रहा है, रोबो कैफे बनाए जा रहे हैं, और कई तरीके से
लोग इन रोबोट्स का अपनी डेली लाइफ में उपयोग भी कर रहे हैं और इन चीजों का क्या बेनिफिट है उसका भी ज्ञान हमको देखने को मिलता है। तो चलते हैं हम लोग रोबोट्स को जानकारी लेने के लिए, और हमारे साथ है सुभाशीष मिश्रा जो हमको रोबोट्स के बारे में बताएंगे। और आप देखेंगे कि ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, और वो ह्यूमनॉइड रोबोट हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को किस तरीके से फॉलो करता है। और जब हम उनसे अपने सामने होते हुए देखते हैं तो बहुत ही एक्साइटमेंट उसमें आता है कि आखिर ये हमारे इंस्ट्रक्शंस को किस तरीके से सुनता है और इन इंस्ट्रक्शंस को ये कैसे एग्जीक्यूट करता है, कैसे इसको प्रोग्राम किया जाता है। और हम विज्ञान केंद्र में बच्चों को इसकी पूरी जानकारी भी देते हैं और बच्चों को ये सिखाते भी हैं कि आपको अगर अपने हिसाब से किसी रोबोट को डिजाइन करना है, आपको इसको प्रोग्राम करना है ताकि ये आपकी बातों को सुने और उसी के द्वारा ये इस पे एक्ट करे। तो हम इस डेमोन्स्ट्रेशन को अपने सामने होते हुए देखेंगे अभी। तो हम कुछ इंस्ट्रक्शंस इस रोबोट को, हमारे सामने एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, इस रोबोट के साथ में कई सारी सर्वो मोटर्स लगी हुई है, बहुत सारा कंट्रोल पैनल है, इसके साथ एक प्रोग्रामिंग किट है जिसके द्वारा ये चीजों को समझेगा। तो अब हम शुरू करते हैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन। देखिए ये आपको बाय कर रहा है और जी अभी ये डांस करके आपको दिखाएगा। तो आपने देखा कि रोबोट्स के द्वारा हम कैसे चीजों को एंटरटेन भी कर सकते हैं रोबोट्स के द्वारा, और हम कैसे इसको अपने हिसाब से प्रोग्राम करके अपनी चीजें इससे करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव प्रोग्रामिंग है और बहुत ही जल्दी सीख भी जाते हैं। और अभी हम लोग आगे चलेंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा है और हम चाहते हैं कि अपने सेगमेंट को कंप्लीट भी करें। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है भैया।
लूं? अभी मेरा आवाज आ रहा है? जी भैया, अभी आ रही। हाँ। जी जी जी। तो हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और हम बहुत जल्दी ही इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जिसमें हम लोग साइंस के साथ में जैनिज्म की कुछ ऐसी बातों को भी समझें, जिसमें हमें सीखने को भी मिले, और साथ में हम लोग ये भी समझें कि आखिर उन चीजों की हम प्रैक्टिस जब करते हैं तो वाकई में साइंस उन चीजों के बारे में क्या कहती है। इसके पहले मैं कुछ एक दो प्रश्न हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए रखता हूं कि अगर आप इसका जवाब हमें दें। कि पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि व्हाई द कलर ऑफ प्लांट लीफ इज ग्रीन। तो इसका आंसर आप हमें चैट बॉक्स में लिख कर दें, और इसको हम बाद में शामिल करेंगे कि आखिर जो प्लांट्स लीव्स होती हैं उनका कलर ग्रीन ही क्यों होता है और क्या कारण है उनके ग्रीन होने का। तो उसका आंसर आप हमें 1 वर्ड में अपने चैट बॉक्स में लिख कर दें। हमारा दूसरा दूसरा प्रश्न है। सर आपका म्यूट कर दीजिए, आपका म्यूट कर दीजिए। आप अपना प्रश्न का जो आंसर है वो आप हमें चैट बॉक्स में लिख कर दें कि आखिर प्लांट लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है। तब तक हम अपने अगले सेगमेंट को देख लेते हैं कि जैनिज्म और हेल्थ साइंस। जब हम अपने स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्थ साइंस की बात करते हैं, तो हमारा जैनिज्म शायद इन चीजों को बड़ी प्राथमिकता देता है, बहुत प्रायोरिटी देता है कि हम अपनी हेल्थ को किस तरीके से जैन प्रैक्टिस के द्वारा ठीक रख सकते हैं। जैसे कि हमारे जैनिज्म में फास्टिंग का बहुत महत्व है, उपवास का बहुत महत्व है, और मेडिटेशन और फूड बिफोर सनसेट, ये तीन जो बातें हैं, मैं हेल्थ साइंस के माध्यम से इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर हम इन चीजों की जब प्रैक्टिस करते हैं और हेल्थ साइंस हमारे इन चीजों को किस तरीके से देखती है। तो जब हम फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग करने से क्या होता है कि हमारा डाइजेशन जो सिस्टम है उसको रीस्टोर होने का मौका मिलता है। हम अगर दिन भर खाते रहेंगे, आपकी बायोलॉजिकल जो सिस्टम है उसको खाने के साथ में जब हम कोई चीज खाते हैं तो उसका डाइजेस्ट करने के लिए उसको मेहनत करनी होती है, उसको बहुत सारी चीजों को, ऑर्गन्स को काम करना होता है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को। और अगर हम उन ऑर्गन्स को कंटिन्यूअसली यूज करते जाएंगे तो उससे क्या होगा, बॉडी के अंदर थकावट आएगी। और अगर इस चीज को हम देखें कि अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, हम फास्टिंग को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें, तो हमारे स्वास्थ्य को भी बड़ा लाभ होगा, और विज्ञान भी इस चीज को प्रामाणिकता से प्रूव करता है। मेडिटेशन का भी यही है कि हम जब हम अपने योग के माध्यम से, हम अपने ध्यान के माध्यम से, चाहे हम भावना योग को इसमें इंक्लूड करें, तो अगर हम इन चीजों को करते हैं तो जरूर हम अपने चीजों को, हमारे कंसंट्रेशन पावर को और बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। फूड बिफोर सनसेट, हम रात्रि भोजन, सनसेट के बाद जो माइक्रोबियल जो लाइफ है, जो बैक्टीरियल लाइफ है या जीवों की जो उत्पत्ति है वो बहुत ज्यादा होती है, और उस चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए, ताकि सनलाइट में इस तरीके की जो रेडिएशंस होती हैं उनसे उन जीवों की उत्पत्ति कम होती है। इसीलिए हमको सनसेट के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। इस हेल्थ साइंस के बारे में और चीजें, जैसे कि अगर हम अपनी फूड हैबिट देखें, जैन मील्स की बात करें, तो पूरी दुनिया में ही आप जानते होंगे कि हमारे जैन फूड को एक अलग प्राथमिकता दी गई है। कि अगर आप फ्लाइट में ट्रेवल करें, आप लोगों में से कभी किसी ने एयर इंडिया में पहले ट्रेवल किया होगा, तो उनका जो फूड मेन्यू है वहां पर अलग से जैन फूड मेंशन किया गया है। और कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, ऐसे होटल्स हैं कि जहां पर जैन फूड को प्रायोरिटी दी जाती है। और उस फूड के बारे में अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो जैन फूड है उसमें वो सारे न्यूट्रिशन को हम शामिल कर सकते हैं कि जिनके द्वारा हम एक बैलेंस डाइट ही नहीं, अपने हेल्दी सिस्टम को, हमारे डाइजेशन को भी बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक चार्ट आपको दिखा रहा हूँ
जिसमें आपकी जो डाइट होनी चाहिए उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए और किस मात्रा में होने चाहिए। तो अगर आप देखें कि अगर कोई भी डाइट हम लेते हैं तो उसमें हमारा जो ग्रेन्स का जो कंपोनेंट है, जो अनाज का कंपोनेंट है, वेजिटेबल का जो कंपोनेंट है वो, और स्प्राउट्स, जो भी हम चीजों को अगर भिगो कर खाते हैं तो इन चीजों से हमारा जो बैलेंस डाइट है उसको पूर्णता मिलती है। उसमें से एक कंपोनेंट हमारा फ्रूट्स का होना चाहिए, जिसमें फ्रूट्स के साथ में हम लोग सीड्स एंड नट्स की बात करते हैं, वेजिटेबल्स की बात करते हैं, बीन्स एंड लेंटिल्स, लेंटिल्स मीन दालें। तो इन सारे कंपोनेंट्स को अगर हम जिस प्रोपोर्शंस में जो रिफ्लेक्ट किए गए हैं उन प्रोपोर्शंस में अगर यूज करते हैं तो हमारी एक डाइट कंप्लीट होती है और हमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशनल बेनिफिट उसका मिलता है। तो साइंस भी इन चीजों के बारे में बहुत सारी रिसर्च कर चुकी है और इन चीजों को प्रमाणिकता से रखती भी है कि अगर हम अपनी डाइट को बैलेंस कर लें तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हमें आगे चलकर किसी भी तरह की जो डिसीज होती हैं उनसे भी हमें बचने का मौका मिलता है। दूसरा मैं एक और चीज इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, न्यूरो साइंस। हमारा जो ब्रेन है वो किस तरीके से फंक्शन करता है और इन डिफरेंट इमोशंस को किस तरीके से हैंडल करता है। तो आप जरूर इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें और आपको पता चलेगा कि ब्रेन किस तरीके से फंक्शन करता है। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या ये वीडियो आप देख पा रहे हैं? जी भैया। रुचि जी, हम चाहेंगे कि अभी हम कुछ प्रश्नों को शामिल कर लें या बच्चों के मन में अगर किसी तरह का करियर को लेकर, प्रोफेशन को लेकर अगर कोई प्रश्न है तो आप उनको भी शामिल कर सकते हैं, ताकि हम इस चर्चा को और आगे न ले जाते हुए बच्चों के जो प्रश्न है उनको हम लोग आंसर कर पाए। जी भैया, करियर काउंसलिंग के क्वेश्चन से जुड़े क्वेश्चंस के लिए हम बुलाते हैं अपूर्वा जी को। अपूर्वा जी। जय जिनेन सभी को, जय जिनेन कपिल भैया। वी आर इंडीड वेरी ऑनर्ड टू हैव यू टुडे। और आपका जो भी सेशन चला काफी इंटरेस्टिंग था, बच्चों के और इनफैक्ट पेरेंट्स के भी काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। आपके एक्सपेरिमेंट्स देख के काफी इंटरेस्टिंग थे। मैं बस आपसे अभी एक्चुअली हमारे क्वेश्चंस कुछ हैं हमारे में, आई इंक्लूड चिल्ड्रन प्लस पेरेंट्स, कि उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो उनको उनके करियर में आगे हेल्पफुल रहेंगे। मैं उन क्वेश्चंस को आपके सामने रखना चाहूंगी। टू स्टार्ट विथ, जैसे लाइक हमें पता है जैसे कि आपने नेहरू साइंस सेंटर मुंबई में और अभी आप रीजनल साइंस सेंटर भुवनेश्वर में आपने म्यूजियम सेटअप करा है। एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आप वहाँ पे काम भी कर रहे हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है वहाँ पे, मतलब आपने कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ पे, आपने कैसे म्यूजियम सेटअप किया? तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा शेयर कर सकते हो तो। जी, जैसा आपने बताया कि मेरा जो विज्ञान केंद्र साइंस म्यूजियम्स में जो प्रोफेशन स्टार्ट हुआ, वो लगभग 15 साल से मैं साइंस म्यूजियम्स की फील्ड में हूँ और मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। और मैं विशेष रूप से इस बात पर भी जोर देना चाहूंगा कि जब हम साइंस म्यूजियम्स में आकर किसी चीज को देखते हैं तो एक तो हमें वो फ्री चॉइस लर्निंग मिलती है कि जिसमें हमें हर चीज को एक्सपेरिमेंट करने का एक मौका मिलता है। हम चीजों को अपने अनुरूप तरीके से चीजों को होते हुए देख पाते हैं। नेहरू साइंस सेंटर में जब हम काम कर रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने कई सारे ऐसे साइंस सेंटर्स का सेटअप किया जिसमें हम बच्चों के लिए अलग अलग थीम बेस्ड गैलरीज, जिसमें स्पेस साइंस के ऊपर कुछ गैलरीज, जिसमें हमने मराइन बायोलॉजी को लेकर कुछ गैलरीज बनाया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर कुछ गैलरीज बनाया और एरो स्पेस को लेकर
ऐसे कुछ कुछ विषयस को लेकर हमने कई सारे रिसर्च बेस्ड गैलरीज वहां पर बनाए हैं, और उन गैलरीज के द्वारा बच्चों को फन बेस्ड लर्निंग, साथ में स्टोरी फॉर्मेट में किस तरीके से हम लोग किसी भी स्टोरी को समझ सकते हैं। बात करें अगर एरोस्पेस की, तो अगर हम ये देखते हैं कि एरोस्पेस आखिर कैसे विकसित हुआ, आज जो मॉडर्न एरोप्लेन्स हम लोग देखते हैं उनकी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई, किन किन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, किन देशों ने इसमें आगे आकर अपना सहयोग दिया, तो इन सारी बातों को हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और साथ में हम इन चीजों के द्वारा हम लोग नए नए इंटरेक्टिव एग्जिबिट्स बना पाते हैं कि आखिर कोई भी एरोप्लेन हवा में किस तरीके से उड़ता है, उड़ते समय उस पर किस तरीके के फोर्सेस लगाए जाते हैं, और उन चीजों में और क्या कॉम्प्लेक्स साइंस है जिसको शायद हम किताबों के द्वारा, चाहे हम किसी भी इंटरेक्शंस के द्वारा शायद ना समझ पाए, लेकिन अगर उन मॉडल्स को हम देखते हैं तो वो चीजें हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो मेरा अनुभव पर्टिकुलरली साइंस म्यूजियम से बहुत अच्छा रहा है, और हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए, अपने विजिटर्स के लिए ऐसे ऐसे विषयों को हम शामिल करें जिसपे हम लोग नई नई तरीके से उनको उस तरीके के मॉडल्स बनाकर दिखा सकें जिनमें उनके डाउट्स होते हैं, जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो इस तरीके के विषय हम लोगों ने कई सारे गैलरीज के माध्यम से किए हैं, और आगे भविष्य में भी हम इस तरीके के सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू करते रहेंगे। डेफिनेटली भैया, आपके इस क्वेश्चन ने एक्चुअली काफी सारे बच्चों को जिनको इंटरेस्ट नहीं भी होगा साइंस में, सो इट विल बी हेल्पफुल कि उनका इंटरेस्ट जगे साइंस में। एंड अब जैसे आपने बताया आप इंटरैक्टिव रखते हैं काफी, थियोरेटिकल पे इतना, आई मीन यू डोंट फोर्स ऑन थियोरेटिकल लर्निंग्स, इनफैक्ट आप प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा ध्यान रखते हैं। सो आई थिंक इट विल डेवलप इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन। अगर उनको इंटरेस्ट नहीं भी होगा तो इट विल बी वेरी इंटरैक्टिव एंड नाइस फॉर देम। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे आजकल सक्सेस मिलने के लिए जो रेडीमेड चीजें मिलती जा रही हैं, शॉर्टकट अपनाए जा रहे हैं, क्या ये वर्कआउट करते हैं? स्मार्ट काम करो ऐसा कहा जाता है, इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है? शॉर्टकट को लेकर मेरा मेरा जो पर्सनल व्यूज है कि शॉर्टकट्स हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्सपीरियंस दे सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हमें रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो बेसिक्स है, हमारी जो कोर अंडरस्टैंडिंग है, उसका साथ में होना बहुत जरूरी है। मैं अपने पर्सनल अनुभव से ये जरूर कहना चाहूंगा कि शॉर्टकट्स के द्वारा किसी भी सक्सेस को ना देखें, उसका डिस्क्रिप्टिव अध्ययन करें, उसका डिस्क्रिप्टिव नॉलेज लेने का कोशिश करें, क्योंकि कई बार जैसे आपने देखा होगा कि जब कुछ ऐसी प्रैक्टिस भी होती है कि अगर हम किसी विषय का एग्जाम देने जाते हैं, अगर हम साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं या किसी और सब्जेक्ट का अगर हम एग्जाम देने जाते हैं, तो कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसका हम इमीडिएट आंसर नहीं दे पाते हैं, लेकिन कई बार प्रश्न ऐसे आते हैं जिनका आंसर्स के लिए अगर हमने पूरे थ्रू आउट द ईयर अगर हमने प्रिपरेशन नहीं की है तो हम उसके बारे में जानकारी नहीं रख पाएंगे। और दूसरी चीज ये भी है कि जब हम किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, जब हम आगे चलकर एजुकेशन कंप्लीट करके जब किसी जॉब में जाते हैं, तो हमारा ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारे लिए बहुत काम में आती है। और शॉर्टकट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें उन चीजों से वंचित कर देते हैं कि जिन चीजों को हम शायद आगे चलकर नहीं पढ़ पाएंगे। अगर अभी स्टूडेंट एज में आप जितना एजुकेशन लेना है, जितना भी आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, आप उनका कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझिए और शॉर्टकट्स के द्वारा ना जाए। इस स्मार्टनेस का जरूर इसमें एक विवरण है कि आजकल प्रैक्टिकल टाइम है और हमें चीजों को कम समय में ज्यादा इफेक्टिव तरीके से एग्जीक्यूट करना होता है, तो डेफिनेटली इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो स्मार्ट वर्किंग स्टाइल होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ में मैं कहूंगा कि कोर अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्टिव नॉलेज, डिस्क्रिप्टिव अंडरस्टैंडिंग होना भी साथ में उतना ही जरूरी है। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड भैया। बस एक लास्ट सवाल है, जैसे आई मीन ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में भी क्या कभी फेलियर्स आए हैं, और अगर आए हैं तो आपने उसमें से रास्ता कैसे निकाला?
और अगर सक्सेस मिला है तो उसमें आप बहकर न जाते हुए काम पर कैसे फोकस्ड रहे? सक्सेस और फेल्योर एक रिलेटिव टर्म है। कई बार सक्सेस जो होता है बड़े शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और अगर उस सक्सेस को आप एक चरण मान के चलें, एक माइलस्टोन मानकर चलें और आगे आने वाले नेक्स्ट सक्सेस की प्रिपरेशन करें, तो मुझे लगता है कि आपको ना फेल्योर से डर लगेगा, क्योंकि फेल्योर जब आते हैं तो आपके सामने नए चैलेंजेस तैयार हो जाते हैं, और इन चैलेंजेस को कोप अप करने के लिए आपको और मेहनत करनी होती है। और जब मेहनत के साथ आप पूरी तरीके से जब आगे आते हैं तो डेफिनेटली वही फेल्योर आपकी सक्सेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि सक्सेस और फेल्योर से डरने की जरूरत नहीं है। सक्सेस और फेल्योर एक पड़ाव है, एक माइलस्टोन्स है जो सभी के जीवन में आते हैं, और ये एक टेस्टिंग फेज भी होता है कि हमें टेस्ट करने का भी मौका मिलता है कि वाकई में हम उन चीजों को ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि सक्सेस और फेल्योर दोनों ही चीजें हमारे लाइफ में, सभी की लाइफ में आती हैं, और इससे बिल्कुल घबराने की या किसी भी तरह की डरने की कोई जरूरत नहीं है, और मेहनत करना पड़ेगा। जी भैया, बिल्कुल। बस एक लास्ट चीज है कि आप बच्चों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगा, एक तो अपने ऊपर भरोसा रखें, बिलीव इन योरसेल्फ, और दूसरा रिस्पेक्ट करें, है ना। जब हम रिस्पेक्ट की भावना लेकर चलते हैं, हम दूसरों का आदर करते हैं, तो हमें भविष्य में दूसरों से भी वही आदर मिलता भी है, और हम नई ऊंचाइयों पर जाने के बाद उस रिस्पेक्ट के साथ हम जीवन अपना जी सकते हैं। तो अपने ऊपर भरोसा रखें, यही मेरा बच्चों के साथ यही कहना होगा। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ कुछ क्वेश्चंस जो हमने हमारे थे शेयर किए, और उनका आई होप कि बच्चों को भी डाउट्स क्लियर हुए होंगे इसके थ्रू। थैंक यू अगेन भैया। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। थैंक यू अपूर्वा जी। तो आप सभी बच्चों को पता है कपिल भैया का स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है। हम काफी दिनों से भैया से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो भी चाहते थे कि आपके लिए कुछ नया लेकर आए। आज उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, बहुत कुछ शेयर किया, और ये सब बहुत ही अद्भुत था। आशा है आप सबने कुछ नया सीखा होगा, नया देखा होगा। आज आज तक हमने केवल आज तक हम सिर्फ सुनते थे, पानी में जीव होते हैं, और आज हमने साक्षात देख भी लिया। हमने अपनी आवाज को भुवनेश्वर तक कपिल भैया और उनकी टीम तक पहुंचाया, और वॉइस सिग्नल देखे, वाटर, साउंड और गैस के लाइव एक्सपेरिमेंट्स देखे, रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग के थ्रू रोबोट का डांस भी देखा, हेल्थ साइंस और जेनिज्म के कंसेप्ट के साथ समझा। तो आपको क्या लगता है, इन सब के पीछे हमारा उद्देश्य था जिनवाणी पर विश्वास बुलंद करना। भैया, आपकी और आपकी टीम का बहुत 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 धन्यवाद आपका अमूल्य समय देने के लिए। जय सभी बच्चों को भैया। मेरी तरफ से सादर जय जिनेंद्र, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया, और आगे भी भविष्य में विज्ञान को लेकर और जैनिज्म को लेकर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। और बच्चों से भी मेरा यही अनुरोध है कि आपका जो भी प्रश्न हो आप जरूर पूछें, और जो भी माध्यम आपके पास अवेलेबल है आप उनसे पूछें, और अपने धर्म पर भी और अपने विज्ञान पर भी विश्वास रखें, और विश्वास रखेंगे तो आप डेफिनेटली आगे इसमें सक्सेस भी हासिल करेंगे, और आपके जो भी जॉब एस्पिरेशन है उसको भी आप पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र भैया, बहुत ही सुंदर सेशन।